आज की कहानी है चौधरी फैमिली की, जो रिसेंटली मेरठ से बागपत शिफ्ट हुई थी। फैमिली में थे ईशान, उसके दो छोटे भाई, उसकी मम्मी और उसके पापा। उसके पापा बाहर काम करा करते थे दूसरे शहर में, इसलिए हफ्ते में सिर्फ एक या दो बार ही घर आ पाते थे। मम्मी भी काम करती थी किसी ऑफिस में। तीनों भाई बहुत छोटे थे। ईशान सबसे बड़ा था, उस वक्त सिर्फ 7 साल का रहा होगा। एक छोटा भाई था जो ईशान से 2 साल करीब छोटा होगा, और एक सबसे छोटा भाई था जो उससे भी 1 साल छोटा था। तीनों ने अभी ही स्कूल जाना शुरू किया था। ये लोग नए नए बागपत शिफ्ट हुए थे, एक नया घर लिया था। घर ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा था लेकिन ठीक ठाक था, एक फैमिली के रहने लायक। घर में शिफ्ट होते ही ईशान को बहुत गंदी सी वाइब आई। उसे बहुत अजीब अजीब सा महसूस हुआ। उसने सोचा शायद नया घर है, इसलिए पुराना घर छोड़ के आया हूँ, इसलिए मेरे को नए घर में कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सब लोग आ गए, सामान सेट किया, घर को अच्छे से सुंदर तरीके से सजा लिया। पड़ोसी किसी को भी नहीं जानते थे, ज्यादा मिलना जुलना था नहीं शुरू में। एक अकेलापन था पूरे घर में। ऐसे ही रहते रहते इनके 8 महीने बीत गए। 8 महीने बाद एक बड़ी हैरान करने वाली बात होती है। ईशान के अंदर से जो एक अजीब फीलिंग आ रही थी, वो अभी तक गई नहीं थी। शुरू में उसे लगा कि नए घर में आने की वजह से आ रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। वो फीलिंग उसको अभी भी आ रही थी, और वो अपने आप को बहुत लोनली सा फील करने लगा था। उस घर में बहुत सी नेगेटिव वाइब सी रहती थी, और खासकर वो नेगेटिव वाइब ईशान को महसूस होती थी। और इसी फीलिंग के चलते ईशान धीरे धीरे बीमार पड़ने लगा, वीक होने लगा। एक वक्त आता है ईशान इतना बीमार हो जाता है कि स्कूल जाना बंद कर देता है। 2-3 दिन से वो बहुत ज्यादा बीमार था, स्कूल नहीं गया था। उसके दोनों भाई स्कूल जाते थे, मम्मी काम पे चली गई और पापा घर पे थे ही नहीं। घर में वो बेचारा अकेला था। दिन का वक्त था, पूरी रोशनी थी, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर भी ईशान को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। पता नहीं किस चीज से, बस एक अजीब सी डर वाली फीलिंग उसके अंदर से आ रही थी। उस फीलिंग को भगाने के लिए ईशान ने सोने की कोशिश की, और उसे पता भी नहीं चला कि वो कब सो गया। सोते हुए ईशान को एक सपना आता है, बहुत डरावना सपना। सपने में ईशान नॉर्मली अपनी गली में जा रहा होता है। दोनों तरफ मकान है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े मकान, और बीच में 2 मकान आते हैं, राइट और लेफ्ट दोनों साइड। दोनों मकान थोड़े थोड़े कच्चे से हैं, जिनमें प्लास्टर नहीं हुआ होता, सिर्फ ईंट मिट्टी लगी होती है। वहां कोई नहीं रहता। ईशान गली में चल रहा होता है। जैसे ही उन मकानों के पास पहुंचता है, उसको उन मकानों में से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। ईशान वहीं खड़ा हो जाता है। ये कैसी अजीब आवाज है? जैसे लोग आपस में बातें कर रहे हो, लेकिन जैसे अंदर कुछ हो तो रहा हो, कुछ बातें हो रही हो, लेकिन कोई आपस में बात ना कर रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई मंत्र पढ़ रहा है, कुछ इस टाइप का। वो धीरे धीरे अपने राइट साइड वाले मकान की तरफ जाने लगता है, जिधर से ज्यादा आवाज आ रही होती है। जैसे जैसे वो उस मकान के पास जाता है, आवाजें बढ़ जाती हैं। जब वो बिल्कुल गेट के पास आ जाता है और सुनने की कोशिश करता है, तो पता है उसे क्या आवाज आती है? हम तुझे मार देंगे, हम तुझे मार देंगे, तू कितना भी भाग ले, हम तुझे मार देंगे। ईशान जैसे ही ये सुनता है, वो एकदम भागने लग जाता है, बहुत जोर से भागता है, और उसे पता भी नहीं चलता कब उसका सपना टूट जाता है, और ईशान उठकर डरा हुआ सहमा हुआ बैठ जाता है। पूरा पसीना पसीना हो चुका है। शायद ये पहली बार हुआ होगा कि उसे कोई ऐसा नाइटमेयर आया हो, ऐसा भयानक सपना आया हो। एकदम उठ गया, खुद को संभाला उसने, उठा, उसके बाद बाथरूम गया, फेस को वॉश किया, थोड़ा सा सुसु किया। उसके बाद सोचता है ठीक है, अब तो मम्मी के आने का टाइम हो गया, थोड़ी देर में मम्मी आ जाएंगी। वैसे भी ये तो बस एक सपना ही था, मैं फालतू इतना डर रहा हूँ, फालतू इतना घबरा रहा हूँ। वैसे भी मुझे बुखार आया हुआ है, मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मुझे ऐसे डरावने सपने आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद सब घर आ जाते हैं। मम्मी, दोनों भाई, ईशान सबको बताता है कि आज उसे ऐसा अजीब सपना आया, उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर गया था। सब बोलते हैं अरे कोई नहीं यार, हम आ गए हैं ना, अब आराम कर बिल्कुल बढ़िया से। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे भयानक सपने आ जाते हैं। और ऐसे ही बात करते करते, मस्ती मजाक करते करते दिन निकल जाता है, और रात में ये लोग डिनर करके सब वापस सो जाते हैं। फिर उसी रात ईशान को फिर से एक सपना आता है। सपने में ईशान अकेला खड़ा है, बिल्कुल बीच में। इस बार खड़ खड़ करके आवाज आ रही है, जैसे पानी की बाल्टी में कोई जोर से हाथ मार रहा हो, छपाक छपाक छपाक। ऐसी कैसी अजीब सी आवाज आ रही थी, उसको समझ में नहीं आया। और ये आवाज ईशान को बहुत जोर जोर से सुनाई देने लगती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि आवाज आ कहां से रही है। धीरे धीरे इस आवाज के साथ एक और आवाज आने लगती है, किसी के चलने की। लेकिन वो 2 पैर नहीं होते, वो 4 पैर होते हैं, और वो घिसड़ के चल रहा होता है अपने पैर को। ईशान वहां पे खड़ा हुआ है और वो सुन रहा है। वो 4 पैर धीरे धीरे ईशान के पास आ रहे हैं, पूरी आवाज उसे सुनाई दे रही है। ईशान हिल नहीं पा रहा है, भागना चाहता है लेकिन भाग नहीं पा रहा है।
और वो आवाज धीरे धीरे उसके पास आने लगती है। ईशान को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। वो आवाज ईशान के पास बहुत स्पीड से आने लगती है, जैसे अब कोई भाग के आ रहा हो, पैर घिसड़ के ना आ रहा हो। पहले तो नॉर्मल चल के आ रही थी, उसके बाद घिसड़ के आ रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई भाग के आ रहा है। और ईशान इस आवाज को सुन के बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे पता भी नहीं चलता कब उसके सामने एक अजीब सा फिगर आके खड़ा हो जाता है। ईशान सोच रहा है शायद दो आदमी होंगे, इसलिए मल्टीपल पैरों की आवाज आ रही है, लेकिन वो एक ही होती है। एक औरत होती है जो जमीन पे अपने दोनों हाथ और दोनों पैरों को लगा के घिसड़ के चल रही होती है। और जो सबसे स्केरी पार्ट है ना, वो पता है क्या है? वो होता है उसका सर। उसका सर गर्दन पे पूरी तरह लटका हुआ नहीं होता, आधा कटा हुआ होता है और लटका हुआ होता है। और जो खून है वो नीचे गिर रहा है, पूरा खून नीचे गिरे जा रहा है। और जो उसकी जीभ है वो भी नहीं है, वो भी आधी कटी हुई है। और वो ईशान को देख के हंस रही है। वो जो पानी की आवाज आ रही थी, छर छर छप छप, वो जो पूरा खून गिर रहा था, वो उसकी आवाज थी, पानी की नहीं। और वो लिटरली बूंद भी नहीं थी, वो ऐसे बह रहा था जैसे किसी ने कोई टंकी खोल दी हो, वो उसकी आवाज थी। ईशान बहुत ज्यादा डर जाता है और वो औरत ऐसे भागते हुए उसके पास आ जाती है। और एकदम जैसे ही पास आती है, ईशान एकदम उठ जाता है और बहुत जोर से चिल्लाता है। जैसे ही ईशान एकदम चिल्लाता है, उसे महसूस होता है कि मैं सपना देख रहा था, कितना भयानक सपना था, मैं तो रियलिटी में वापस आ गया। लेकिन जैसे ही वो उठता है, वो देखता है उसकी मम्मी और उसके दोनों भाई वो ऐसे बाहर खड़े होकर उसे देख रहे हैं और वो बहुत डर के देख रहे हैं। कोई कुछ बोल नहीं रहा है। ईशान पूछता है, मम्मी क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? कोई जवाब नहीं देता। उसकी मम्मी बस एकदम रोए जा रही हैं। भाई भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, सब उसको देख के बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। और जो उसका छोटा भाई होता है वो पास आके बोलता है, भैया जब आप सो रहे थे ना, तो आप ऐसे हवा में थे, आप फ्लोट कर रहे थे, आप बेड में नहीं थे, आप हवा में झूल रहे थे। ये सुन के ईशान बहुत ज्यादा डर जाता है और वो अपना सपना इनको बताता है कि मैंने ऐसा ऐसा देखा, एक औरत को देखा और ऐसा भयानक सपना देखा। ये सुनते ही उसकी मम्मी और ज्यादा डर जाती है। मम्मी सीधा बाहर जाती है और उस टाइम पे लैंडलाइन और एसटीडी चलते थे, आइसोलेटेड बूथ, उससे कॉल करती हैं ईशान के पापा को और बोलती हैं कि आप प्लीज जल्दी से घर आ जाइए, ऐसा ऐसा हो रहा है बच्चों के साथ, मेरे को बहुत डर लग रहा है, आप प्लीज घर आ जाइए। अब जो ईशान के पापा होते हैं, उनकी जॉब ऐसी होती है कि उन्हें छुट्टी नहीं मिल पाती। वो हर हफ्ते में एक या मैक्सिमम 2 ही बार आ सकते हैं। लेकिन इस बार ऐसा होता है, जब संडे आता है वो आते हैं, तब तक एक्चुअली 3-4 दिन बीत गए होते हैं। तो ईशान की हालत और ज्यादा बुरी हो चुकी होती है। लिटरली वो हिल भी नहीं पा रहा होता है, उसकी हड्डियां दिखने लगती हैं। वो स्कूल तो वैसे ही पहले नहीं जा पा रहा होता है। उसकी मम्मी भी काम पे जाना बंद कर देती है और पूरे दिन बैठी रहती हैं, ईशान को देखती रहती हैं। पापा भी भागते हुए आते हैं। जैसे ही ईशान को देखते हैं, ईशान को देखने के बाद उन्हें महसूस होता है कि यार मैंने 3-4 दिन लेट क्यों कर दिया। उसके पापा भी बहुत दुख में होते हैं। उन पे अपने बच्चे की हालत बिल्कुल देखी नहीं जा रही होती है। यहाँ पे ईशान हमें एक और चीज बताता है। जो ईशान के पापा थे, उनमें एक्चुअली देवता आते थे। मतलब अगर आप गांव से हैं तो आपको पता होगी ये चीज। एक इंसान होता है जिसमें देवता आते हैं और उसको काफी अच्छे से रहना पड़ता है। उसको कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं, कुछ रिचुअल फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे नॉनवेज नहीं खाना, ये सब चीजें एकदम प्योर टाइप से रहना होता है। तो ऐसे ही थे ईशान के पापा। वो आते हैं और देखते हैं कि ये सब चल रहा है, तो वो डरते नहीं है, क्योंकि जिनके अंदर देवता आते हैं एक्चुअली उन्हें बहुत ज्यादा नॉलेज होती है इन चीजों के बारे में। सब पता होता है उनको कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इन चीजों से कैसे डील करी जाए। तो वो बैठते हैं और खुद ही झाड़ फूक करने लगते हैं और जो चीज ईशान के अंदर होती है उसको निकालने की कोशिश करने लगते हैं। जब वो झाड़ फूक कर रहे होते हैं तो ईशान का ये बताना है, तब बहुत अच्छा महसूस करता है ईशान, थोड़ा फ्रेश महसूस करता है। अभी तक उसे बहुत अजीब महसूस हो रहा था, जैसे उसकी बॉडी को किसी ने पकड़ा हुआ है, जैसे कोई दबा रहा है उसको, सर को बाजू में लेके, पैरों को ऐसे कोई दबा रहा है, किसी ने जकड़ लिया है उसे। लेकिन अब उसे फाइनली ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई नहीं है, कोई उसकी बॉडी को नहीं छू रहा, कोई उसकी सोल को नहीं छू रहा, अब वो फ्री है। ऐसे ही ईशान ठीक हो जाता है। 1-2 महीने बीत जाते हैं और धीरे धीरे चीजें नॉर्मल होने लगती हैं। सबको लगता है सब कुछ सही हो गया, ठीक हो गया बच्चा, बैक टू नॉर्मल लाइफ। सब चीज अच्छे से चल रही थी और अचानक से ईशान को एक रात वापस ऐसा ही सपना आता है। वो औरत आती है, वो खिड़की के बाहर उसके सामने देख रही होती है, उसके 4 पैर होते हैं इस बार, और वो देख के ईशान को हंस रही होती है और उसे कुछ कह रही होती है, पता है क्या, तू कितना भी भाग ले, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी, मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगी। ये बोल के वो हंस रही है और ईशान इस बार और ज्यादा डर जाता है, क्योंकि
झाड़ फूक करने के बावजूद भी उसके पास एक औरत आ गई, जिसकी वजह से शायद ईशान को पहले ये सब हुआ था और उसे लग रहा है अब वो चली गई है, सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जब वो अपने पापा को यह बताता है तो पापा समझ जाते हैं कि हमने जो झाड़ फूक कराई थी शायद वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी, या फिर शायद जो सामने वाली स्पिरिट है जो ईशान के पीछे लग गई है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो जो ईशान के पापा होते हैं वो एक पंडित जी को बुलाते हैं। पंडित जी बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और ईशान के पापा पंडित जी को सारी बात बताते हैं कि मेरे बेटे के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, अब आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। तो जो पंडित जी होते हैं वो उन्हें सजेशन देते हैं कि देखो झाड़ फूक से तो कुछ नहीं होगा, आपको अपने अंदर देव बुलाने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो स्पिरिट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और इसके साथ कुछ तो हुआ है इस घर में पहले। भाई साहब क्या आपने पूछताछ की थी? इस पे सब बोलते हैं नहीं, हमने घर लेने से पहले कोई पूछताछ तो नहीं की थी। पंडित जी बोले इसके साथ कुछ बहुत ज्यादा बुरा हुआ है यहाँ, और मतलब वो बहुत टाइम से यहाँ है इसलिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है और वो आप सबसे उसका बदला लेना चाहती है। जो उसके साथ हुआ है, जो चीज उसके साथ हुई है, वो उसका बदलाव आप सबसे लेगी। तो जो पापा होते हैं ईशान के वो बोलते हैं कि ये क्या बोल रहे हो पंडित जी, सच में ऐसा कैसे हो सकता है पंडित जी? इस घर में मेरे को तो ज्यादा कुछ फील हुआ नहीं जब हम आए थे। और उसके पापा बहुत ज्यादा डर जाते हैं और जो मम्मी होती है वो भी बहुत ज्यादा डर जाती हैं, इवन बच्चे भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। दूसरी साइड ईशान की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। वो अपने बेड में पड़ा हुआ है, हड्डियां दिख रही हैं, पूरे शरीर से मांस ऐसा लग रहा है किसी ने खींच के निकाल लिया हो, इतना कमजोर हो गया है। उसको समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ हुआ क्या है। कभी उसकी नाक से खून आने लगता है, कभी मुंह से, कभी कुछ अजीब अजीब चीजें हो रही हैं उसके साथ। बस उसकी हालत बिगड़ती जा रही है और ज्यादा ही बिगड़ती जा रही है। तो जो पंडित जी होते हैं वो बोलते हैं ज्यादा टाइम नहीं है आपके बेटे के पास, आपको कुछ जल्दी करना पड़ेगा। ईशान के पापा बोलते हैं ठीक है, हम आज रात ही करते हैं, पूरा प्लान बना लेते हैं कि हम आज रात ऐसे ऐसे ये चीजें करेंगे। ईशान के जो चाचा जी होते हैं वो भी आ जाते हैं, पापा भी होते हैं और पंडित जी भी होते हैं और फैमिली के 2-3 लोग और होते हैं। और ईशान के पापा अपने अंदर देव को बुलाने की कोशिश करते हैं और देव आते भी हैं। एक्चुअली ऐसा होता है जब ईशान के पापा थोड़ा सा ध्यान लगाएं और बुलाने की कोशिश करें तो वो आ जाते हैं। और जैसे ही वो आते हैं ईशान एकदम बेड से उठकर, और जैसे ही वो आते हैं ईशान अचानक से अपने बेड से उठ जाता है और वो पैरों पे नहीं उठता, वो उठता है अपने हाथों पे, पैरों पे उल्टा होके, एक कुत्ते की तरह। बस फर्क इतना होता है कि उसका पेट उस समय हवा में होता है, पीठ जमीन की तरफ होती है। जैसे डांस में डी बनाते हैं ना वैसे, और ऐसे पीठ के बल चलता हुआ उनके पास चला आता है। जैसे जैसे उनके अंदर देव आए वो भागते हुए सामने आ गया और उन्हें अजीब तरीके से देख के बहुत जोर जोर से भयानक तरीके से हंसने लगा। और जो देव है, मतलब जो पापा के अंदर देवता आए हुए हैं, वो चुपचाप ऐसे बैठे हुए हैं। पंडित जी बोलते हैं क्या चाहिए तेरे को, क्या चाहता है इस फैमिली से, क्यों उन्हें परेशान कर रहा है, क्यों मारना चाहता है इस बच्चे को? और वो हंस रही है, कुछ नहीं बता रही है। ईशान को इस टाइम पे ऐसा फील हो रहा था जैसे वो किसी अंधेरे रूम में बंद है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन उसे सुनाई सब कुछ दे रहा है कि क्या हो रहा है। ईशान बोलना चाह रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। ईशान को बस ऐसा महसूस हो रहा है कि उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं है, उसकी जुबान उसके कंट्रोल में नहीं है, वो बस एक अंधेरी सी जगह में है और कोई और है जो उसकी बॉडी को पूरी तरह कंट्रोल कर रहा है। जो ईशान के अंदर स्पिरिट है वो बोलती है मैं इन सबको ले जाऊंगी एक एक करके, और वो भी एकदम हंस के बोलती है, बहुत ज्यादा भयानक हंसी के साथ, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। जो पंडित जी होते हैं वो बोलते हैं तू ऐसा क्यों कर रही है, इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है? वो कुछ नहीं बोलती, कुछ भी नहीं कह रही होती। वो दोबारा पूछते हैं लेकिन वो नहीं बताती। फिर पंडित जी के हाथ में विभूति सी होती है, राख टाइप की, हवन टाइप की जो राख होती है, पंडित जी के हाथ में वो उसके सर के ऊपर फेंकते हैं। जैसे वो फेंकते हैं वो ऐसे रिएक्ट करने लगती है जैसे उसकी बॉडी पे किसी ने गर्म पानी फेंक दिया हो, आग फेंक दी हो। वो एकदम ऐसे पीछे हो जाती है, चिल्लाने लगती है और बोल रही है सब बताऊंगी, बताती हूँ, रुक जा। तो वो बताना शुरू करती है कि इस घर में उसके साथ बहुत बुरा हुआ था जिसका वो बदला सबसे लेगी। जो भी इस घर में रहने आएगा, जो भी इस घर में कदम रखेगा, वो सबसे उसका बदला लेगी, क्योंकि जिससे उसको अपना बदला लेना था उससे तो नहीं ले पाई। और उसकी मरते वक्त भी यही आखिरी इच्छा थी कि उसका बदला पूरा हो, और वो पूरा नहीं हुआ। इसी वजह से वो एक आत्मा, खूंखार आत्मा बन के भटक रही है। पंडित जी बोलते तू उस घर को छोड़ने का क्या लेगी? इस वो बोलती है कुछ नहीं, मैं इन्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी, मैं तो इन्हें अपने साथ लेके जाऊंगी। तो फिर पंडित जी दोबारा बोलते हैं ऐसा तो नहीं हो सकता, तू बता क्या चाहती है, और तू जो भी मांगेगी हम दे देंगे तेरे को, पर तुझे इनको छोड़ना पड़ेगा। इस पे वो बोलती है ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे कपड़े चाहिए। कपड़े इन द सेंस एक शर्ट
और एक साड़ी, एक कुर्ता बिना सिला हुआ उसे चाहिए होता है। और साथ में उसे चाहिए थी एक बलि, एक जानवर की बलि। इस पे पंडित जी बोलते हैं ठीक है, हम तुझे दे देंगे जो भी तुझे चाहिए, लेकिन तू देव के सामने वादा कर रही है, अब तू अपने वादे से मुकरेगी नहीं। वो और पास आती है, उनके सामने आती है, जाके बैठ जाती है, और जो पापा जी के अंदर देव होते हैं उनके सामने जाके बोलती है, मैं वादा करती हूँ अगर ये सब हुआ तो मैं कभी वापस नहीं आऊंगी और कभी इस परिवार को दुखी नहीं करूंगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मुझसे इनको कोई नहीं छुड़ा पाएगा। ये बोलकर वो चली जाती है। और फिर एकदम से ईशान, जो कि एकदम अंधेरे में था, एक रूम में कोने में पड़ा हुआ था, उसे ऐसा फील हो रहा था उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं है, उसको सब कुछ दिखाई देने लग जाता है। वापस से वो सब कुछ फील कर पा रहा है, सुन पा रहा है, बोल पा रहा है, उठता है और वो मम्मी से पूछता है, मम्मी क्या हुआ? मम्मी बहुत ज्यादा रो रही है ईशान की। जैसे ही ईशान अपने सेंसेस में आता है, मम्मी जाती है, उसे हक कर लेती हैं। जो बाकी दोनों भाई होते हैं वो भी वहां होते हैं, वो बहुत ज्यादा सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। अब क्या होता है, ईशान को पता नहीं होता है कि उसके साथ हुआ क्या है, लेकिन उसकी मम्मी उसका हाथ पकड़ती हैं, उसको खाना खिलाती हैं, पानी पिलाती हैं, सब कुछ करती हैं, सब कुछ सही हो गया है बेटा, कुछ नहीं है। और उसके मम्मी पापा ईशान को कुछ नहीं बताते, बोलते हैं कुछ भी नहीं हुआ है तेरे को, सब कुछ ठीक हो गया है, जो भी था खत्म हो गया है, जो भी होना था हो चुका है, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, तू एकदम परफेक्ट है बेटा, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। ईशान को इस टाइम पे कुछ नहीं बताते। अब तो ईशान काफी बड़ा हो चुका है, तो अब उसे सारी स्टोरी पता है। ईशान के पापा और ईशान के चाचा और जो बाकी रिश्तेदार थे, उनके डिस्कशन को सुनते हुए ईशान ने पूरी स्टोरी जानी। ईशान के पापा, ईशान के चाचा और पंडित जी, ये तीनों जाते हैं। जो कपड़े उस आत्मा ने बोले थे वो कपड़े ऐसे बाहर से खरीदे हुए नहीं होते, इनके खुद के होने चाहिए और सिले हुए ना हो। वो सब लेते हैं, एक जगह रख देते हैं। उसके बाद एक मुर्गा होता है, उसकी बलि देकर वहां चला देते हैं। बताया जाता है उस दिन के बाद से आज तक ईशान को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उसे कुछ सुनाई नहीं दिया, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, सपने भी अब ठीक आते हैं। वेल स्टोरी यहाँ पे खत्म हो जाती है। वो जो थी वो चली जाती है, उसको जो चाहिए था वो मिल चुका होता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ईशान को पता चलता है, ये लोग उस वक्त पे नए नए थे मोहल्ले में, तो नेबर्स ने बताया नहीं था यहाँ पे क्या हुआ है। जब बाद में भी कभी इनने पूछा तो सबने ये बोल दिया कि नहीं हमें नहीं पता, और ज्यादा बातें नहीं करते थे इस बारे में। लेकिन जब रहते रहते कई साल हो चुके थे, तो ईशान के सारे नेबर्स दोस्त बन चुके थे। हर कोई पड़ोसी एक रिश्तेदार ही बन चुका था, साथ में रहना, साथ में उठना, साथ में खाना पीना। तो इन्हें पता चलता है कि जिसने ये घर पहले लिया हुआ था, उसने यहाँ पे एक औरत का मर्डर किया था और उसका सर फाड़ दिया था पूरा। उस वजह से उस औरत की डेथ हो गई थी, और वो जो आदमी है वो आज भी जेल में है। और ये जो बात है वो उस ब्रोकर ने भी नहीं बताई थी इनको, जिसने इनको ये घर दिलवाया था। उसने लिटरली सबको धमका के रखा था, इवन पूरे मोहल्ले को, कि अगर किसी ने बता दिया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, मैं तुम में बहुत मार लगवाऊंगा गुंडे भेज के। वो जो ब्रोकर था वो गुंडागर्दी और इन सब चीजों में बहुत ज्यादा था, और पूरे मोहल्ले को, इवन उस ब्रोकर को भी पता था कि ये घर जो है वो हॉन्टेड है और उस औरत की आत्मा इस घर में भटक रही है इतने सालों से। तो दोस्तों, ये थी ईशान और उसकी फैमिली की कहानी। बागपत का एक घर, एक 5 साल का बच्चा और एक आत्मा जो सालों से बदला लेने के लिए भटक रही थी, क्योंकि जिससे लेना था उससे तो कभी ले नहीं पाई। अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरी हो, आपके पास कोई ऐसी कहानी हो, कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट, कोई हॉन्टेड स्टोरी, कोई भी पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस, तो आप अपनी कहानी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इवन आप अपनी पूरी कहानी मुझे डिस्क्रिप्शन में दी गई मेल आईडी पे भेज सकते हैं। और अगर आप मेल आईडी पे भी ना भेजना चाहें तो आप वॉइस नोट में मेरे इंस्टाग्राम पे आप अपनी कहानी भेज सकते हैं। क्या पता अगला एपिसोड आपकी कहानी का हो। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा नाम है नकुल शर्मा और आप देख रहे हैं द ओनली नकुल। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।